नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बीपीएससी 67वीं के लिए ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। इससे हम लोगों ने ज्योग्राफी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग इसमें साइंस के एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। ओके, 100 एमसीक्यू करेंगे और अगर ज़्यादा पड़ेगा तो 200 एमसीक्यू किसी एक दिन में मैं निपटा दूंगा, समझ रहे हो ना। तो आज से साइंस का एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं और चैनल पर इसके साथ साथ ही मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस चल रहा है। आप वहाँ से मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस देख सकते हो। इसके अलावा मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि मेंस की तैयारी कैसे शुरू करते हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल का भी स्ट्रेटजी का वीडियो अपलोड हो गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और इस पूर्वावलोकन बुक से हम लोगों ने हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसको लेकर कुछ लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे। मैं आपको बता दूँ कि ये कोई टेस्ट सीरीज़ तो है नहीं। टेस्ट सीरीज़ हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हमें याद रखना है क्योंकि इससे 70 से 80% क्वेश्चन बीपीएससी में बनते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन किस में नहीं होता ये आपको बताना है। ओके, पहला का क्या आंसर हो जाएगा? सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में D2O जो होता है उसमें क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी समस्थानिक टाइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अगला है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की मापक है प्रकाश वर्ष। डिस्टेंस मापते हैं, जब खगोलीय दूरी ज़्यादा मापनी पड़ती है हमें तो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि एक लाइट जितने एक साल में जितनी दूर चलती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। चौथा का ए आंसर हो जाएगा। और मनुष्य कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से नीचे को क्या बोलते हैं? सबसोनिक बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं कि घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ड क्रिस्टल किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, XiO2 का बना होता है घड़ी में प्रयोग होने वाला क्रिस्टल। अगला है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? फिर से आ गया, आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। हर्ट्ज का SI मात्रक आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसका संकेत HZ से होता है। विद्युत शक्ति मापी जाती है किस में? विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, बताओ किस में मापी जाती है? 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D, वॉट में मापी जाती है। P बराबर यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य कितना देर हुआ है और बटा समय। इससे फॉर्मूला से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? स्पेक्ट्रम होती है एक पूरा का पूरा, जिस पर आता है सबसे पहले गामा, फिर एक्स आता है, फिर UV होता है अल्ट्रा वायलेट, फिर विजुअल आता है, फिर इंफ्रारेड आता है, उसके बाद से क्या आता है? रेडियो वेव आ जाता है। इसी तरह से बीच में एक सौ शायद और मिक्स हो रहा है, यहाँ पर एक और आता है जो मैं शायद छोड़ रहा हूँ। ओके, तो ये विजिबल का पूछा है आपसे। ओके, विजिबल कहाँ से शुरू होता है? तो अल्ट्रा वायलेट है ना, तो वायलेट से शुरू होगा और रेड पर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये कितना होता है? मनुष्य जो देख सकता है उसका स्पेक्ट्रम होता है 2900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक विजुअल लाइट का तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? गामा सबसे पहले आता है और सबसे अंत में रेडियो वेव क्या आता है? माइक्रोवेव आता है। ओके, 9 नंबर पर चलते हैं। सौर विकिरण निम्न से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर के परास में सौर विकिरण देखा जा सकता है। ओके, NCERT का पुस्तक के हिसाब से दिया है इसने। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो जिसमें आ जाता है उसमें पानी की जरूर संभावना हो जाती है। ओके, B आंसर हो जाएगा। दाब की इकाई क्या होती है बताओ? दाब जो होता है उसकी इकाई पूछा है, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर या न्यूटन क्या होता है? तो दाब का इकाई होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर। 1 मीटर पर कितना ज़्यादा बल लग रहा है, इसी को तो दाब बोलते हैं। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा क्षेत्र में किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में पास्कल भी कहते हैं, इसको जरूर याद रखना। दाब का मात्रक क्या होता है? इसमें से आंसर ई दे दिया है, दाब का ऊपर ही था आंसर।
इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर दिया तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन था। 13 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि पता होगा, बल, दाब, त्वरण और वेग। तो क्या हो जाएगा 13 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों चाहिए होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों चाहिए होता है, उसको सदिश राशियां कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, उनको क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल और दूरी, इनको अदिश राशि कहा जाता है। निम्नलिखित में किसी राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है, हो जाएगा विकृति। विकृति किसी वस्तु के विमा में आया परिवर्तन, यानी कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो आकार है, इसमें जब कोई परिवर्तन आए तो उसको विकृति ही कहा जाता है ना। विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, तो सबसे पहले वेब्योर लिख लो, सबसे अंत में आर आ जाता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट आंसर है बी, लाल का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, बैगनी का कम होगा। समझ रहे हो ना। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या होता है, साबुन के जो झाग बनते हैं, जो उसमें देखोगे गोले बनते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं आपको चमकते हुए सूर्य की रोशनी में। ओके, तो इसका कारण पूछा है तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस जिसको कहा जाता है। साइंस पढ़ा होगा आप लोगों ने। दिन में पानी पर साबुन के फिल्म प्रकाश किरणें व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों में सुंदर दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र की साइंस की पूरी एमसीक्यू की बुक आती है, उससे फिजिक्स और बायोलॉजी इस चैनल पर कंप्लीट है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पुराना वीडियो है, जब मैं शुरू में वीडियो बनाना शुरू ही किया था उसी समय मैंने अपलोड किया था। आवाज़ के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको उसमें। ओके, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो उसका हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, धनावेशित। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं इन दोनों को। और प्रोटॉन धनात्मक आवेशात्मक मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब जो एक कोई पॉजिटिव है और एक पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके कारण न्यूक्लियस क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.62 × 10⁻27 होता है। और इनकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जैसे कपूर है, कपूर का सीधे गैस बन जाता है, आप अगर इसको रख दोगे तो गायब हो जाएगा कुछ दिनों बाद। ये क्या कहलाता है, इसको ऊर्ध्वापतन कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। इसमें पता है क्या होता है, थोड़े देर के लिए वो लिक्विड जरूर बनता है, लेकिन इतना कम समय के लिए वो लिक्विड बनता है ना कि इसको नेग्लेक्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं कि डायरेक्ट ठोस से क्या बन गया, गैस बन गया। 19 नंबर है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, एक साथ रह सकती हैं। 2022 का क्वेश्चन है पीटी का, बताओ किस किस ने सही किया था। इसका आंसर क्या होगा, त्रिक बिंदु कहलाती है, वो त्रिक बिंदु कहलाते हैं, उनको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ रहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें ए अवशोषित कण है, अब आवेशित कण है, सॉरी आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं। और डी दिया है क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो आवेशित होती हैं, उन पर चार्ज होता है कॉस्मिक किरणों पर। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो G फॉर क्या है, पार्ले जी है क्या या गांधी जी, G फॉर जनरेशन है। जैसे अभी 5G आ रहा है, 5th जनरेशन का आ रहा है, किसका, 5th जनरेशन। 2G था 2nd जनरेशन, 3G तीसरा जनरेशन। रडार का आविष्कार कौन था, ये तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन। गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, पॉजिट्रॉन, मोसॉन्स। बताओ गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, हिग्स बोसोन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में किया गया था। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल का उपनाम दिया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स, बेल्जियम के डब्ल्यू एंगटन को वर्ष 2013 के भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
सर CB रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। ओके, और ये देख लो भारत से जिन जिनको मिला है, भारतीय हैं इसमें से मैक्सिमम, और मूल रूप से कई बार इन लोगों ने देश छोड़ दिया था तब जाके इनको मिला, जैसे हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए वगैरह वगैरह। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गैलीलियो ने खोज की थी। फिर गैलीलियो को पता ही है क्या दशा हुआ था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो रदर ब्रदर्स ने किया था, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। गैलीलियो को जहर दे दिया गया था, पता होगा आप लोगों को। अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1/1000 मिलीमीटर के, mm के। ओके, 10⁻³ mm होता है ना 1 माइक्रोन बराबर। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फार्मूला होता है इसका, C/5 क्या होता है इसका? F/9 = C/5 + 32, ऐसे ही करते होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला पुट किया हुआ है, जो F बराबर क्या निकालेंगे? 9/5 C + 32। अब इसमें C का मान यहाँ रख दो, F का मान रख दो, दोनों में से किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 40 डिग्री C पूछा है यहाँ पर, तो उसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ओके, आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना, या तो ये फ़ारेनहाइट का ही याद रखना, 9/5 C + 32। ओके, आगे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस में होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जैसे किसी का मिश्रण होता है ना, दो या विभिन्न पदार्थों का मिश्रण जो होता है उनको अलग अलग करने के लिए अलग अलग तकनीक होती है, जैसे आसवन विधि होता है या और भी तकनीकें होती हैं, तो उसी में क्रोमेटोग्राफी उसको कहा जाता है। लोलक की काल विधि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? तो लंबाई के ऊपर। लोलक का लंबाई कितना है इस पर उसका डिपेंड करता है टाइम पीरियड। ओके, T बराबर 2πL/g। पाई और जी तो कांस्टेंट रहते हैं, जो L होता है वही बदलता रहता है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है, सेकंड लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, वही तो होता है फोर्स। ओके, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर mv - mu/t होगा। तो f बराबर m × v - u/t हो जाएगा, इसलिए f बराबर ma हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण ज्ञात करने का सबसे सही फार्मूला क्या है? तो a बराबर v - u/t इसका सबसे सही फार्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? फिर से आपको क्या पूछा है? स्केलर क्वांटिटी पूछा है आपसे, विस्थापन, वेग, आयतन और बल। तो आयतन के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण का चाहिए केवल। आयतन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किस डायरेक्शन में आयतन लग रहा है। ओके, लेकिन विस्थापन जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, समझ लो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि बनती है? इससे कौन सी बनती है? द्रव्यमान बनती है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग m भी होगा। संवेग का वेग का अनुपात क्या हो जाए? mv/v बराबर m। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? अब ये तो पता होगा ना, 1000 मीटर होता है। कहीं पर कोई एरर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए था। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ये तो याद रखने वाला होता है। 10⁻⁻12 को क्या कहते हैं? पिकोग्राम कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। आप एक लिफ्ट में खड़े हों, लिफ्ट के फर्श पर आपका भार द्वारा लग रहा बल कैसा होगा, ये पूछा है आपसे। लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय 0 होगा, या त्वरण से नीचे जाते समय 0 होगा। लिफ्ट के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय 0 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। लिफ्ट के 9.8, ये जी की वैल्यू दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल 0 होगा। खुद ही देखा, और अब लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हो तो आपको हल्का महसूस होता है ना, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 38 है कि यदि पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो पंखा सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा। निर्वात है पहली बात तो ये याद रखना, वैक्यूम है ये।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगे। किसी का वेट कुछ भी हो, अगर निर्वात में तीनों गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगे। अगला है वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग पूछा है आपसे, तिरछी, अनुदैर्घ्य, ध्रुवीकृत, विद्युत चुंबकीय, तो 39 का आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के क्या था लिखा हुआ है के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम जो होता है ठोस, द्रव, गैस, वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। जो कण होते हैं ना, कण के कंपन से वायु जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। कोई कण नहीं जाता है, कण के तरंग जाते हैं। ओके, कण वाइब्रेट करती हैं अपनी जगह पर, तब जाके ध्वनि तरंग बनती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? रेत है और उसमें नेप्थलीन का मिश्रण है। नेप्थलीन की गोली देखी होगी। इसको किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापतन के द्वारा। जो नेप्थलीन है वो तो खुद ही ऊर्ध्वापतित हो जाता है, पता ही है आपको। ऊर्ध्वापतन का गुण प्रदर्शित करता है नेप्थलीन, यानी कि वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति इकाई वॉट होती है। 41 का डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर, विभवांतर, एमीटर, विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार को मापने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर, रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, ओम मीटर होता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो देखो इसमें क्या होता है ना, इनपुट क्या जा रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है कि इनपुट देखो क्या जा रहा है। तो टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने पर हम क्या इनपुट से क्या दे रहे हैं? बिजली दे के हम क्या कर रहे हैं? हम घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे? डायनेमो को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक इकाई ही होगा। यहाँ पर देख लो, यूनिट बराबर क्या होता है? 100 वाट का बल्ब था तो 100 10 घंटे जला है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 वाट प्रति घंटा, यानी कि 1 यूनिट के बराबर होता है, ये 1 इकाई हो जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम हो, दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? ये पूछा है आपसे। इसका आंसर दिया है 4.70 किलो ओम दिया है। 66वीं बीपीएससी में पूछा था। इसका यहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर ये समानांतर सीरीज़ का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और सीक्वेंस सीरीज़ वाला क्या होता है? r1 प्लस r2 होता है। ओके, ये तो पता होगा। तो वही वहाँ पर निकाल के जब सॉल्व किया है हमने तो क्या आया है? r बराबर, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.70 किलो ओम आता है। आप निश्चिंत से कर लेना, PDF में आपको मिल जाएगा। एक 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। विद्युत अपघट्य का काम कौन करता है? अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल की बात कर रहा है, ड्राई सेल जो होता है उसकी बात कर रहा है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। कैथोड के माइनस के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। ओके, अब विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, इन दोनों का नाम जरूर याद रखना। शुष्क सेल, ड्राई सेल की बात कर रहा है ये। डायनेमो क्या करता है बताओ? अभी ऊपर भी आया था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब जाके विद्युत मोटर क्या करता है? या तो पंखा चलाता है, या पानी भरने का काम करता है, या गीजर क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर चला सकता है, ग्राइंडर चला सकता है। सब में विद्युत मोटर ही लगा होता है। तो इसमें क्या देते हैं? इसमें हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं हम विद्युत ऊर्जा, और बदलता किस में है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है, एम्पियर मीटर जिसको कहते हैं। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर ही होगा आंसर इसका। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पता ही है आपको। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो कभी प्रिज्म ले आना खरीद कर दुकान पर से, पेपर वेट का भी काम करता है कम से कम। इस प्रिज्म से होगा किसी भी लाइट का गुजारना सूर्य की किरण को, तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी को प्रिज्म से इसको बांट सकते हैं हम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जा सकता है।
यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी न्यूमेरिकल में, कभी कभार ही पूछता है, कभी घूम जाता है तो पूछ लेता है। तो फोकस एफ बराबर होता है 1 लेंस की क्षमता। इसको डायोप्टर में मापते हैं ना, लेंस की क्षमता को हमेशा डायोप्टर में मापते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 या 50 सेंटीमीटर के करीब में हो जाएगा। ओके, 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर के करीब में इसकी क्षमता होगी, फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी निकाला है ना हमने। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, तो हमेशा डायोप्टर में मापते हैं, याद रखना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, चुंबकीय सुई हमेशा संकेत किसी तरफ करती है, उत्तर की तरफ। किसी भी चुंबक को लटकाओगे तो उत्तर दक्षिण की तरफ वो झूलने लग जाएगा घूम के। 54 नंबर पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा करते हैं, तो बी तंतु को गर्म करके, तंतु जो होता है फिलामेंट, उसको गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था, किसके लिए मिला था बताओ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था क्या, E बराबर mc²? नहीं, किसके लिए मिला था, उसको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाने के लिए, कि प्रकाश का डुअल नेचर होता है। प्रकाश पार्टिकल के रूप में भी काम करती है, प्रकाश वेव के रूप में भी काम करती है, यही बताया था उसने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 55 का। 56 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसकी मदद से आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अब ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यूरेनियम पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको कहा जाता है, वो यूरेनियम का ही यूज़ किया जाता है उसमें। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे भाई, तो संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कंप्रेस्ड गैस को छोड़कर। कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। जैसे कभी देखा होगा आपने, टायर का जो टायर में जो लगा होता है, ट्रक के टायरों में बल्ब लगा होता है, उससे अगर आप हवा निकालना शुरू करोगे तो वहाँ पर ठंडा हो जाता है, कभी कभी तो बर्फ़ तक जम जाती है उसके मुंह के आसपास। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, टीन का, शीशा का। टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है वो। फ्यूज़ जो होता है ना, फ्यूज़ की क्या खासियत होती है, फ्यूज़ की खासियत ये होती है कि उसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है ना, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के दौरान, ओवरलोड के दौरान वो टूट जाता है। निम्न से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सबसे अधिक पूछा है आपसे, तो पारा हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी पिघला हुआ अवस्था में रहता है। अतिचालक का लक्षण क्या है, अतिचालक क्या होता है, उसमें क्या होती है, शून्य पारगम्यता होती है, यानी कि रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है अतिचालक में। अतिचालक सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है, शून्य पारगम्यता होती है। ओके, ये पूरा इसके बारे में डिटेल दिया है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है, गर्म करोगे तो इसके प्रतिरोध का क्या होगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। 61 का बी होना चाहिए आंसर, 61 का बी दिया है, यानी कि गर्म करने पर कोई सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी। इसका उदाहरण है जो सिलिकॉन होता है वो। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा कुछ चालक होता है, कंडक्टर अच्छा होता है हीट का लोहा। एक पंखा गर्मी में मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है, बताओ क्यों। पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पंखा में कोई थोड़ी कुछ लगा हुआ है, ये क्या करता है ना, ये हमारे पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। 63 का क्या आंसर होना चाहिए, डी होना चाहिए। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, इसीलिए पंखा चलाने से ठंडक महसूस होती है। कभी बंद करना, 10 मिनट बाद फिर चलाना, पता चलेगा। कुत्ता जो जीभ निकाल के हाँफता है, ये जानवर जो गर्मी में जीभ निकाल के बैठे रहते हैं, इसी कारण से। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दोगे तो क्या होगा, अंततः कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, उसमें जो लगा होता है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है और इसलिए गर्म हो जाता है। इसमें लगा होता है, देखो मैं उस यंत्र का नाम भूल रहा हूँ, वो क्या करता है ना, जब रेफ्रिजरेटर खुला रहता है तो उसको और ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, हीट और जनरेट होने लग जाता है रूम में, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अगला है 65 नंबर, यदि रेफ्रिजरेटर, यही फिर से वही क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, इसका कमरे का तापमान बढ़ जाता है, कमरा गर्म हो जाएगा। कभी ऐसा मत करना कि फ्रिज खोल के आज सो जाते हैं नीचे, है ना। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी का अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है,
एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के समान कोटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 66 का। सबसे गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? इसमें से सी है गलत। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहते हैं, रेशम नहीं। रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, रेशम। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। पता चल गया होगा मैंने किसको बोला। 68 है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक सब कुछ बदल जाता है। ओके, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है, इसलिए ज़रूर याद रखना। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का होता है? अभी जो तुम चश्मा लगा के देख रहे हो, बताओ किस लेंस का है? तो उत्तल होता है। वो कौन सा है? वो उत्तल लेंस है जो तुमने आँख पर लगाया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 70 है कि दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? अवतल दर्पण होता है वो, जिसमें अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। कॉनकेव मिरर कहते हैं उसको। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। विषुवत पर ध्वनि का वेग अलग होता है और ध्रुव पर भी ध्वनि का वेग अलग होता है। जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, जहाँ एयर प्रेशर कम होगा वहाँ ध्वनि का वेग कम होगा। माध्यम जितना डेंस होगा वहाँ पर ध्वनि का वेग उतना अधिक होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है किस प्रकार की होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। आकाश नीला दिखता है क्यों? लघु तरंग और दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। स्कैटर्ड अधिक होती है लघु तरंगों की, इसीलिए वो नीला दिखता है। 73 का बी हो जाएगा आंसर। 74 है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन से समझा जा सकता है तारों के टिमटिमाने को। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदल जाती है उसकी। ओके, 75 नंबर पर चलते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सी पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी की बात कर रहा है। 4 डिग्री सी पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? फिर से वही फार्मूला आपको लगाना है। कौन सा? तो वो जो ऊपर आया था F बराबर 5/c/9 करके था ना। अब मैं वो फार्मूला बार बार बोल जाता हूँ। 76 का आंसर बी दिया, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ पर फार्मूला है F बराबर 9/5c + 32। ओके, इसमें जब आप रखोगे तो आपको आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलस्तर नहीं बदल जाएगा, क्योंकि देखो एक बीकर है, इसमें एक पानी रखा हुआ है, इसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। वो उतना ही पानी था उसमें जितना बीकर में होना चाहिए था। तो जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा तो भी उतना ही रहेगा। समझ रहे हो ना? बर्फ़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है भाई, इसलिए वो सूखर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब वो पिघलता है तो फिर वो पूरे बीकर के साइज़ में आ जाएगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर वही रहता है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया। यहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए उस पर बर्फ़ तैर रहा होता है। पहली बात तो यही। तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है ना, मैंने उल्टा बोल दिया था कि बर्फ़ का डेंसिटी एक्चुअली में लो होता है, इसलिए वो तैर रहा होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बर्फ़ उस पर तैर रहा होता है। बर्फ़ के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल का आयतन होता है वो उस बीकर के आयतन के बराबर ही तो होगा ना, तो इसीलिए बर्फ़ उस पर तैर रहा होता है। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन। इसका ये भी पूछ सकता है कि बोतल है जिसमें पूरा बर्फ़ जम गया है ना, पूरा बिल्कुल टाइट हो गया है। तो जब इस पानी बोतल में बर्फ़ ठंडा होगा तो क्या ये पानी बाहर आ जाएगा इस बोतल से? तो उस समय भी यही आंसर होता है कि कुछ भी नहीं होगा, जल स्तर वही बना हुआ रहता है। ओके, अगला है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का एक ही कारण होता है, पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन कहा जाता है, वही होता है। ओके, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, विस्कोसिटी की बात कर रहा है तो शहद की। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, मन ही मन में सोच सकते हो। मैंने चारों चीज़ को गिराया, जल को, वायु को, शहद को, खून को। तो सबसे तेज़ी से कौन फैल जाएगा?
तो सबसे तेज़ी से जो फैल जाएगा उसकी श्यानता सबसे कम होती है। विस्कोसिटी शहद की सबसे ज़्यादा होगी। शहद को गिराओगे तो वहीं का वहीं रहता है। ओके, अगर अच्छा शहद होगा तो। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो चंद्रमा के प्रभाव से आती हैं। आपने पढ़ा होगा जो हाई टाइड्स आती हैं चंद्रमा के प्रभाव से, उन्हीं के कारण आती है। 81 है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका आंसर यही होगा, भार उसका बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा उसका। ओके, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, ये 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है। और यूपीएससी का भी पिछले साल का 2021 का पेपर का क्वेश्चन है, बताओ क्यों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका 82 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यही कारण रीजन होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सौर ऊर्जा निम्न से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। क्या क्वेश्चन था सुंदर ये। सूर्य पर ऊर्जा का नियम होता है, निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है निर्माण। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में होता है। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में होता है, और हाइड्रोजन का ही और हीलियम का ही मेन काम होता है सूर्य पर। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य पर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वह दीर्घतम होता है कहाँ पर? तो प्लूटो पर। प्लूटो को सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में, सबसे दूर स्थित है वो, इसीलिए वहाँ पर वर्ष सबसे बड़ा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लूटो पर। 248 पृथ्वी का वर्ष बराबर वहाँ पर एक वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो लाइट के वेग के बराबर ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग में 8 मिनट होना चाहिए था, लेकिन ई ऑप्शन दिया है तो ई मारना, क्योंकि 8.5 मिनट होता है। सौरमंडल का यहाँ पर देखो 8 मिनट 19 सेकंड होता है लगभग में, 499 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड लगभग में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पता ही है। सबसे छोटा बुध ग्रह है। निम्न से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो फास्ट कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, जावा, C++, ये सब किसकी भाषा है? कंप्यूटर की भाषा है। निम्न से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो हमेशा टंगस्टन का यूज किया जाता है। आपके जो घर में बल्ब लगा होगा उसमें टंगस्टन का तार रहता है वो बीच में। इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है टंगस्टन के तार का, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। आपसे अगली बार पूछेगा कि फिलामेंट का क्या विशेषता होती है, तो इसकी गलनांक ज़्यादा होती है। 93 नंबर पर चलते हैं। आज 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्न से कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम मारना यहाँ पर। ओके, बाकी चांदी तो कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट और तांबा भी। ओके, ग्रेफाइट कंडक्टर नहीं होता, ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है और तांबा भी कंडक्टर होता है। जर्मेनियम सेमी कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में लगा होता है। पेंसिल को कभी दोनों तरफ से बैटरी से जोड़ना, बड़े बैटरी से, देखना जल जाएगा वो। परमाणु नाभिक का अवयव क्या क्या है? तो ये तो सबको पता होगा यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक की बात कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है आपको। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखें क्या। इसका आंसर दिया है ए, यानी कि नाभिक में के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यही इसका गलत है, इसका ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, एक कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रोटॉन धनावेशित कण एवं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परंतु परमाणु को नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं, इसलिए बी, सी, डी कथन सही है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा ही है जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? अभी मैंने बोला था, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम का होता है। हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अभी मैंने बताया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, और वो परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। 99 में वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडॉन नहीं होती है। ओके, अन्य सारी पाई जाती हैं, अक्रिय गैस जिनको कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, चलो 102 तक कर लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में रसायन विज्ञान से करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बिल का खपत किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये केवल वॉट के मापन पर आधारित होता है, और किसी चीज़ को बिजली के बिल में नहीं नापते हैं।
निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? हेवी मेटल की बात कर रहा है तो यूरेनियम को भारी धातु आती है। इसकी परमाणु संख्या 92 है, परमाणु भार 238 है। इनसैट 2A उपग्रह को कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ओके, ये 92 ईस्वी का ही क्वेश्चन है। तो आज हमने 102 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और केबीसी नैनो और दृष्टि आईएएस से बिहार समग्र भी कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गैस जो है वो तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु जो होते हैं, इन्हीं में एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, लेवोजियन। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। तो इलेक्ट्रॉन की किसी संख्या के बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? 18 और 20 को ऐड कर देंगे तो सी आंसर हो जाएगा 38। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की बराबर होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो 38 आ जाएगा। एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या अभी तो बताया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है और इसका ये 242 क्या है? ये द्रव्यमान है। और 94 क्या है? एटॉमिक नंबर है। में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 242 में से 94 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 148 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा 148। यहाँ पर देखो 148 दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर तो एक ही जैसा होता है, एटॉमिक वेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है इनका। ओके, और एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या होते हैं वो एक ही होते हैं। आइसोबारिक कहलाता है जब परमाणु संख्या अलग हो जाता है। तो छठा का बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर पर चलते हैं। फैराडे स्थिरांक किसके लिए उपयोग होता है? यहाँ पर इसको मैं पढ़ दूँ ऊपर वाले को पहले कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तथा समान परमाणु वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं, जिसमें भार समान होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर उनका अलग अलग हो जाता है, एटॉमिक नंबर। इससे क्या कहलाते हैं? वो समभारिक कहलाते हैं। फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, और सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक को सार्वभौमिक स्थिरांक भी बोलते हैं। ओके, फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96485 जूल मोल होता है। मोल एवोगाड्रो नंबर जो आपने पढ़ा होगा। निम्न से किसका पीएच मान 7 होता है? तो देखो 7 जो होता है वो उदासीन होता है हमेशा। ओके, 7 से कम में एसिड हो जाता है, 7 से ज़्यादा में बेस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ई हो जाता है ना। पढ़ देता हूँ मैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच का मान विलयन क्षारीय और 7 से कम विलयन अम्लीय होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शुद्ध पानी और उदासीन दोनों ही होगा, इसलिए इसका आंसर ई करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं, अभी बताया हमने, और 7 से कम को एसिडिक कहा जाता है। पानी का पीएच मान क्या होता है? तो बिल्कुल 7 होता है। उदासीन होता है पानी, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। 11 नंबर पर चलते हैं कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। H+ आयन, पीएच का मतलब ही होता है कि H+ आयन की संख्या उसमें क्या है। H+ आयन सांद्रता 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। 3 से 6 पर जा रहा है, यानी कि एसिडिक नेचर उसका कम हो रहा है। समझ रहे हो ना? जो 3 होगा वो सबसे खतरनाक एसिड में से होगा, 6 जो होगा वो उदासीन के करीब करीब में होगा। तो पीएच में परिवर्तन, ये फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, और H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। समझ रहे हो ना? ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होती है? रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस और लाल द्रव। तो ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन का आंसर हो जाएगा लाल द्रव होती है वो। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का
सदस्य है, जिसको हैलोजन वर्ग का नाम भी से भी जाना था। हैलोजन समूह के जो होते हैं उसी का समूह है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? 13 नंबर है। इसका आंसर बताइए आप लोग, अगर पता होगा तो वीडियो रोक के कर लेना। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ भी वो आए वेल्डिंग आए तो वहाँ एसिटिलीन को पकड़ना है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। हाइड्रोजन तो विस्फोट हो जाएगा ना, हाइड्रोजन बहुत तेज़ विस्फोट कर होता है, तो इससे तो हो ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में। ओके, अगला है कि गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसके परत होती है? गैल्वेनाइड लोहे के परत पर। तो 14 का क्या आंसर हो जाता है? जस्ते की परत लगी होती है गैल्वेनाइड, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उनकी परत पर। ओके, और भी अगर आपको साइंस के एमसीक्यू करने हो, घटना चक्र जो साइंस की बुक ही आती है ना पूरी की पूरी साइंस के एमसीक्यू, उससे बायो और फिजिक्स चैनल पर कंप्लीट है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। शुरुआती वीडियो है मेरे वो, तो वहाँ पर जाके आपको उसको जरूर कीजिए, उसमें आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे साइंस के। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? वो उसमें सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट। ओके, डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्की बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल में भी घुलनशील हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट में होते हैं सल्फोनेट। याद रखना, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और तत्व सारे पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों ही हो जाएगा इसका लिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा जब भी आता है तो किसकी बात आ जाती है? कॉपर की बात आ जाती है, तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा। ओके, CuSO4.5H2O जो होता है यही नीला थोथा का सूत्र होता है, कॉपर सल्फेट के नाम से। यह लवण निर्जलीकरणकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य अल्कोहल में अघुलनशील होता है नीला थोथा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो जिसका भार सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है? तो डी हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम का भार सबसे ज़्यादा होता है। पारा रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ मेटल है। ओके, यहाँ पर देखो सबका भार अलग अलग दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका? तो लोहे और किसका होता है? तो इसका आंसर ई दिया है, इसको पढ़ देता हूँ। लोहा, निकल, क्रोमियम होता है इसमें शायद। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और इसमें कौन कौन से? लोहे में मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था? ए और बी दोनों ही होना चाहिए था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और उसके साथ साथ कौन सा चीज़ मिला होता है? कार्बन मिला होता है। स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है। जो घड़ी वगैरह का बेल्ट होंगे आपके, वो उस पर देखो स्टेनलेस स्टील लिखा होगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिप्सम है। क्या होता है ये? पीओपी, जिसको घर में भी यूज़ किया जाता है आजकल, सीलिंग वगैरह सबके सजाने में जो यूज़ होता है पीओपी, उसी की बात कर रहा है। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ये जिप्सम होता है इसमें। जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है कि 373 के पर जब गर्म करते हैं तो यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आद्र हाइड्रेटेड CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ओके, हाथ पैर जो टूटते हैं तो वो जो हाथ पर प्लास्टर चलाता है वो यही होता है। इसके अलावा जो घर वगैरह में भी इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अभी बताया, CaSO4 उसका होल 2 और .H2O। ये देखो, ये रहा। ओके, ये सब क्वेश्चन एवरग्रीन है, हर साल ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, याद कर लेना अगर नहीं समझ में आता हो तो। जो लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं, उनको कई बार समझने में दिक्कत आती है। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें BPSC में साइंस के, बहुत बड़ा वेटेज रखता है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद सबसे बड़ा वेटेज यही चीज़ें रखता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हों, कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड बनाते हों, उसको क्या कहा जाता है? सीधा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो एल्कीन ग्रुप कहलाता है वो। ओके, कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, जैसे CH3 है, जैसे CH4 है, ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आते हैं वो कहलाते हैं। कार्बन द्विआबंध वाले और संतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त व्यतीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन त्रिआबंध वाले होते हैं और संतृप्त।
3 को मिला दो। कार्बन की बंधन क्षमता कितनी की होती है? 4, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ भी लगेगा। अगर 2 को कार्बन को मिलाओगे तो यहाँ भी 2 लगेगा हाइड्रोजन, है ना, यहाँ भी 2 लगेगा हाइड्रोजन। इसी की बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका एल्कीन हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है? ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन में एल्काइन ग्रुप में। ओके, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का पूछा है तो एसिटिक एसिड कहा जाता है, इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल या रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। और इसका IUPAC जो नाम होता है, इंटरनेशनल लेवल का जो नाम एक रखा जाता है, एथेनाइक अम्ल है, जिसे कार्बोजिलिक अम्ल और प्रकार्यात्मक समूह होता है। ओके, CH3COOH। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है तो एसिटिक एसिड होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक तो नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? 25 का आंसर 25 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी बात कर रहा है। ओके, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है या बैटरी में वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करना होता है। सोडा वाटर की खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ूँ, 26 का एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर दिखाई देता हूँ मैं यार। सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि खनिज मिनरल क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, उपयुक्त सभी है, गैस है। तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर 27 का हो जाएगा अकार्बनिक ठोस होते हैं खनिज। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है, क्रिस्टलीय होती है। ओके, समझ रहे हो ना, क्रिस्टलीय। 28 है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। अब बताओ परमाणु बम में कौन सा उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिन बम में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। बम का परीक्षण किया था अमेरिका ने लाखों लोगों को मारकर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। क्या है ये? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में ही मिल सकता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील मेटल पूछा है आपसे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन आता है। ओके, नेक्स्ट पर चलें। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में वो पूछ रहा है, तो समझ लो, तो हाइड्रोजन का यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण ये प्रक्रिया ही कहलाती है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक उपस्थिति में वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन बसा बनती है। यह क्रिया तेल को हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150-180 डिग्री सी पर निकेल उत्प्रेरक का काम करता है, तो वनस्पति घी बन जाता है। इसको डालडा सहित शब्दों में कहा जाता है। बहुत ही खराब चीज़ होता है, मत खाना। आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीशियम का आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड क्या रहता है? ये पूछा आयोडीनीकृत लवण में। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड Ki की संरचना भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल सॉल्ट के समान ही है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड को ही प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? बताओ। NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। HCl का उपयोग होता है। ओके, यहाँ पर देखो उदासीन लवण कहते हैं NaCl KNO3। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं। जब भी आप किसी भी अम्ल में क्षार को मिलाओगे ना, तो आपको क्या मिलता है? नमक मिलता है और प्लस वाटर मिलता है, H2O। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो जैव यौगिक जब भी आता है तो उसमें कार्बन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है ना, जिसमें पूरा कार्बन जरूर होता है। कार्बन का इतने सारे अप्रूप बन सकते हैं, इसी के कारण कार्बन पर आधारित एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। और कोई भी जीवित चीज़ दिख रहा है उसमें कार्बन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 35 नंबर। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में भाई? तो केरोसिन में अनुपस्थित होती है। बाकी कांच, मिट्टी, सीमेंट सब में ऑक्सीजन होती है।
सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें ब्यूटेन होता है, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है। C4H10 इसका आणविक सूत्र होता है। 37 है कि निम्नलिखित कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? जो LPG होता है उसकी बात कर रहा है। 67वीं BPSC क्वेश्चन है, बताओ। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ई दिया है इन्होंने। तरलीकृत LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, प्रोपेन 35% होते हैं। इसमें अन्य कार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तो कौन कौन सा दिया है यहाँ पर? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया है, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। ऑफिशियल आंसर की नहीं आया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बहुलक से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, पॉलीमर्स जिसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नंबर कर लिया हमने? 39 नंबर पर चलते हैं। 39 नंबर पर टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक होता है? देखो होता क्या है ना, बहुत सारे एकलक जब मिलते हैं ना तभी जाके बहुलक बनता है। ओके, जैसे पॉलीथीन है, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। नायलॉन भी एक बहुलक ही होता है। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है वो एकलक होता है। ये बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब मिल जाते हैं तो टेफ्लॉन बन जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व इतना होता है और इसका गलनांक 327 डिग्री C होता है। बर्तन पर न चिपकने वाली नॉन स्टिकी जो बर्तन आते हैं जिसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और एसिल्डिहाइड, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेकेलाइट। इन दोनों के संघनन से बनता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, शरीर में पाए जाने वसा का एक प्रकार होता है। ये हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। फैट सेल, मोटापा वगैरह सब इसी के कारण होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्या एक ही जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है क्या? उनकी कठोरता समान होती है? बिल्कुल नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है। और 42 का क्या आंसर दिया है कि वे एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो यही इसका कॉमन है, बाकी सब कुछ उसका अलग अलग था। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यही एकमात्र सत्य है कि वो दोनों एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं। एक और होता है बकमोलेस्टर फुलेरीन जो होता है, उसकी भी बात कर सकते हैं। 43 है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो नशे की जांच के लिए, तो उसमें कोई ऐसा होगा जो OH से रिएक्ट करके कलर बदल लेगा। समझ रहे हो? उसमें क्या होना चाहिए? इसका क्या हो जाएगा आंसर? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसमें वो सांस लेने को बोलता है। उससे फिर पता चल जाएगा तो इस आदमी ने एल्कोहल लिया है या नहीं। पोटेशियम का काइक्रोमेट का K2Cr2O7 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का तो पता ही H2SO4 होता है, अम्लराज जिसको कहा जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होती है? फिर से पूछा, देखो 2016 में पूछा था, अभी 67वीं फिर से पूछा। इसका आंसर हो जाएगा ई। अभी बताया था प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही होता है। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव को पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टेन मिलाए जाते हैं। देखो LPG जो मुख्य रूप से होती है ना, उसमें कोई गंध नहीं होता। उसमें गंध आए, चूँकि लीक करने पर गंध आए, दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए उसमें मरकैप्टेन मिलाया जाता है। ये भी पूछा है BPSC, जरूर इसको लिख के रख लेना कहीं पर। मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि LPG में गंध हो सके। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? इसमें मुख्य घटक इसका ई दिया है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन भी होते हैं और उसके बाद से और भी हो सकते हैं, लेकिन मीथेन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी वातावरण बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन भी होता है। ओजोन कौन सा? धरातलीय स्तर का ओजोन की बात कर रहा है, संताप मंडलीय वाला ओजोन नहीं। ऊपर ओजोन फायदा करता है, इंफ्रारेड से बचाता है, अल्ट्रा UV से बचाता है, और ज़मीन पर ओजोन बड़ा खतरनाक होता है, पॉल्यूशन करता है। ग्रीन हाउस गैसों मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका आंसर भी ई हो जाए, क्योंकि ये सारे ही होते हैं ग्रीन हाउस गैस में। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है?
देखो जब भी पेट्रोल और डीजल अधूरा जलेगा ना तो क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर डी होना चाहिए, है ना। इसीलिए ठंड में सुनते होंगे कि कोयला जला के जब सोते हैं घर में चारों तरफ से बंद करके लोग, तो सुबह में कई बार मृत पाए जाते हैं, क्योंकि इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं, साइलेंट किलर। साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पाइसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। ग्रीज को कैसे साफ करता है, गंदगी को साबुन कैसे साफ करता है, तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, पाइसीकरण के द्वारा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन ऊपर ही है, कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, ओके। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये सब क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना मर कैप्टन वाला, मुझे लगा कि कहीं शायद छूट तो नहीं गया। 49 नंबर है कि एस्पार्टेम, फ्रेयॉन, नियोप्रीन, बेनाड्रिल, संश्लेषित रबर, प्रतिहिस्टामीन, कृत्रिम मधुरक और प्रशीतक, इसको मैच करना है आपको। डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। एस्पार्टेम में ये कृत्रिम मधुरक होता है, ओके। फ्रेयॉन प्रशीतक का काम करता है, जो ठंडक वाला होता है, फ्रिज वगैरह समय यूज करते हैं। कृत्रिम मधुरक मतलब आर्टिफिशियल शुगर होता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर कहलाता है, आर्टिफिशियल रबर है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है, ये बेनाड्रिल, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर दिया है आंसर सी दिया है, यहाँ पर ये मैच कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इस तरह क्वेश्चन कठिन होते हैं। निम्नलिखित किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा की जब भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी, सल्फर की बात आती है। 50 का क्या आंसर हो जाएगा, H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है, ओके। ये देखो H2SO4 और HNO3, सल्फर और नाइट्रोजन के पॉल्यूशन के कारण ही जो होता है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है किसके जलने से, तो मुख्य रूप से कोयला जलाने से होती है। अब कोयला कारखाना में जले या लकड़ी जले, पेट्रोल जले, किसी से भी होगा ना, मुख्य रूप से कारखानों के कारण होती है। इसका आंसर ई देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा, 51 पढ़ देता हूँ। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन होती है। इनके लिए कारखाना, पेट्रोल से ऊर्जा उत्पादन, कोयला संयंत्र, इन सब जगहों से होती है। तो पेट्रोल, कोयला या कारखाने में जो कोयला यूज होते हैं, इन सब कारणों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का, और इसी से अम्ल वर्षा होती है। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। जंगल में जो आग लगती है तो हेलीकॉप्टर्स देखा होगा छिड़काव करते रहते हैं, तो वो यही होता है, शुष्क बर्फ का ही छिड़काव करते हैं। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 54 पर चलते शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 55 है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, CO, CO2, O3, O2, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी आंसर हो जाएगा 55 का। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम होता है। 56 निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, सीमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक तो जिप्सम होना चाहिए, सिलिका मिट्टी होना चाहिए, चूना पत्थर होना चाहिए। तो इसका 56 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। चूना पत्थर और जिप्सम दोनों ही मुख्य घटक होते हैं, 56 का ई आंसर होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अभी मैंने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अम्लराज जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, तीनों में ही कार्बन होता है। तीनों कार्बन के अपरूप ही तो हैं, ओके। निम्न से सबसे सख्त हार्ड कौन है, तो सबसे सख्त हीरा ही होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। पत्थर को ड्रिल करने के लिए हीरा का यूज किया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है, मतलब खाने की वस्तुएं खराब ना हो उसके लिए किसका उपयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, जो परिरक्षण का काम करता है। जैसे अचार में जो तकनीक है अपने यहाँ, वो भी एक परिरक्षण का ही चीज़ है। आम को परिरक्षित करके कितने दिनों तक रख सकते हैं। पारद धातु मिश्रण है किसका, अति रंगीन मिश्र धातु होती है। कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्या दिया है 61 का, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु जो होती है 62 का, यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ, मिश्र धातु होती है पारद युक्त, यानी कि पारा की बात कर रहा है, Hg की बात कर रहा है। एटॉमिक नंबर 80 होता है, जहरीला होता है। 61 का सी हो जाएगा। 62 पर चलते हैं कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है, तो मीथेन ही होती है। CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी एक मीथेन ही है। इस बार पूछा था यूपी के एग्जाम में, CNG में क्या होता है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो पारा है जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। धातु अभी मैंने बोला था रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। कल ही हमने पढ़ा था कि ठोस से कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। 65 है कि पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय
कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो उससे क्या निकलता है? तो उससे निकलता है अमोनिया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। HCl और अमोनिया का धुआं निकलता है, समझ लो ना। 66 है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टर्टरिक अम्ल के कारण। किसके कारण खट्टा होता है जल्दी बताओ? उसके बाद से साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। पानी आ गया होगा मुंह में। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से कौन कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मोनोऑक्साइड भी निकलती है, मार्स गैस नहीं निकलती। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकल सकते हैं। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? ई होना चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल सकते हैं, सल्फर के डाइऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन हो सकते हैं, मार्स गैस नहीं निकलता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। और एक चीज़, कार्बन की मात्रा और इसमें क्रोमियम भी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण। ये स्विमिंग पूल की बात कर रहा है भाई, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ना। तो स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। अगर आप वाटर पार्क गए होंगे तो वहाँ के पानी की गंध अलग होता है, उसमें क्लोरीन मिला होता है। क्या मिला होता है? क्लोरीन। इसीलिए हमारे त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख। क्या बनता है हाइड्रोजन को जलाने से? तो पानी बनता है ना, मिट्टी, पानी, तो पानी बनता है हाइड्रोजन को। इसीलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसको जलाने पर कुछ भी नहीं बनता, बस H2O ही तो बनता है। तो जल मिलेगा आपको, गाड़ी चलेगी उससे जल निकलेगा। सोने को घोला जा सकता है किस में? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोने को एक्वा रेजिया में घोलाया जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक, मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का आयतन की दृष्टि से 1:3 का अनुपात होता है। इसीलिए इसका कोई सा भी आंसर नहीं दिया है। अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है। सांद्र यानी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? तो ये कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको जरूर याद रखना। H2F इसका फार्मूला होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? तांबा, चांदी, जस्ता, निकेल। तो थोड़ी देर रखने पर ये तांबा पर जम जाती है, नीले कलर की। ओके, अगला है वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, हरे रंग की। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। क्या है एक नाइट्रोग्लिसरीन? तो एस्टर समूह का आता है नाइट्रोग्लिसरीन जो है। ओके, 75 का आंसर डी हो जाएगा। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये LPG को चोक हो जाएगा, LPG से चोक हो जाएगा दाब मापक, है ना, इसीलिए नहीं प्रदान किया जाता दाब मापने वाला। LPG सिलेंडर पर कोई दाब दिखता है कि कितना गैस बचा है कितना नहीं। निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट होता है लोहा का। पिच ब्लेंड किसका होता है? अभी देखा था ऊपर, रेडियम का। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल में अधिक विलेय होता है, यही विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर को 2 आयतन भाग तांबा में इतना मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना होगा? पीतल का घनत्व होता है 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये फार्मूला रहे, अगर आपको शौक हो तो आप इस फार्मूले को कर लेना। इस तरह क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। 80 नंबर पर चलते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण धूप पर रहते हैं, कैथोड पर बर्तन को रखते हैं और जस्ते को पॉजिटिव पर रखते हैं, और इससे क्या होगा? जस्ते पर लेपन हो जाएगा। उधर से इधर आते हैं ना, पता है ना आपको, बैटरी का जो सिद्धांत होता है उसी से काम होता है ये। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, अभी कुछ देर पहले ही किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। लोहा क्रोमियम होता है मेल, और निकेल भी थोड़ा सा हो सकता है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ओके, निकेल नहीं है। देखो 0.8% के करीब में ही निकेल होता है, समझ रहे हो ना। मेन क्या क्या होता है? आयरन और क्रोमियम होता है, और कार्बन भी मिलाया जाता है इसमें, ज़रूर याद रखना। मैग्नीज भी होता है।
इस तरह क्वेश्चन जरूर एक आध पूछे जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की, अगर कोई भी ऑप्शन में नहीं रहे तो। निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण पर। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप निकलती है, मतलब यूरेनियम अगर रूम में रख दोगे तो तुम्हारा रूम अपने आप गर्म हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन किरण होती है। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2882। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, अलग अलग कक्षा होती हैं, बोर का जो मॉडल है उसके बाद तो SPDF करके जो कक्षा होती है ना, उसी की बात कर रहा है। तो 2882 इसका विन्यास होता है धातु के लिए। बाकी डिटेल में आपको पता होगा, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। CO समूह का आबंध क्या है, इसका आंसर हो जाएगा D, 3 होता है, 3 होते हैं आबंध इनमें। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें क्या बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती, आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती होता है। CO के बीच में आबंध क्रम 3 होता है। किस तत्व के परमाणु में जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो B ही होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, 2 2 4 हो जाता है। ओके, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या में बराबर होती है, 2 2 4 होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, इसका आकार है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहा है, अष्टफलकीय होता है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना, तो इसका क्या हो जाएगा D हो जाएगा। जैसे CH4 ले सकते हो, C के भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो HH जुड़ जाते हैं इससे, वही तो कह रहा है ना, तो X का CH4 हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। ओके, इसका एक CH4 उदाहरण था, मैंने CH4 का उदाहरण दिया था। अगला है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, तो 12 और 3 होती है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका ऐसे बनता है, पता होगा बेंजीन रिंग तो अगर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बंधा रहता है। C ऐसे C से बंधा हुआ है और इधर हाइड्रोजन से बंधा हुआ रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना जाता है। इसमें बाहर 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। भारी पानी वह होता है, क्या होता है भारी पानी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है, जैसे D2O हो गया, या टाइटेनियम करके भी होता है, होगा टाइटेनियम करके होता है ना, उसी को भारी जल कहा जाता है, हेवी वाटर जिसको कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो वही है, एटॉमिक भार बदल जाता है। ड्यूटेरियम होता है, यदि जल का निर्माण H2O से ना होकर ड्यूटेरियम से हो, उस पानी को भारी पानी कहेंगे। जैसे D2O होता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, परमाणु भट्ठी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉनों की संख्या वही हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही हो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। क्या पूछा था हमसे, आइसोटोप पूछा था, समस्थानिक पूछा था। दूध उदाहरण है किसका, विलियन का, कोलाइडल विलियन का, इमल्सन का। अगला है कि वायु विलियन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियन का भी उदाहरण है, कोलाइडल विलियन का भी उदाहरण है। B और C, A और B दोनों होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, B और C दोनों होगा, कोलाइडल विलियन का और इमल्सन का। ओके, कोलाइडल विलियन और इमल्सन का, माय मिस्टेक। कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइडल के कई रूप या प्रकार हो सकते हैं, जैसे एरोसोल गैस के माध्यम में द्रव का मिश्रण, या इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण। जैसे गैस में द्रव का जब मिश्रण होता है तो वो एरोसोल होता है, और जब द्रव में द्रव का मिश्रण होता है तो इमल्सन कहलाता है वो। ओके, जैसे जेल क्या है, जेल ठोस में द्रव का मिश्रण होता है, जेल गाढ़ा होता है, आपको पता होगा। तो इसी तरह की चीज़ें अलग अलग सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिल सकता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, इसका आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित किण्वन कहलाता है। अंगूर और अन्य फलों के रसों को यीस्ट जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं कि उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, जहरीली शराब को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। ओके, इसको जरूर याद रखना। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो उसमें एंजाइम का जो यूज होता है वो होता है जाइमेज।
शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। तो 55 का 95 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ए ही होगा, इथाइल अल्कोहल ही बनता है। 95 का आंसर देखो यहाँ पर ए ही होगा। 96 पर चलते हैं डायरेक्ट। 96 नंबर ये रहा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ये 67वीं बीपीएससी या 66वीं में फिर से पूछा था। C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा होता है? तो CHNO यूरिया में उपस्थित होता है। CONH2 भी इसका फार्मूला होता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है? तो डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता होता है। शोधन अभिकर्ता कहा जाता है। निम्न से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल का साबुन बनाने में खूब यूज किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे तक चलेंगे। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में होता है तांबा और जस्ता। ओके, अगला है 101 नंबर कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्या होते हैं वो? बेसिक और एसिडिक होते हैं नेचर में, तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा गामा किरणें, तीनों ही करता है। डी हो जाएगा 102 का। 103 है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी होती है? तो वो नाइट्रोजन होती है। कौन सी? नाइट्रोजन। 78% होती, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% के करीब ऑक्सीजन होती है, बाकी में सारे गैस होते हैं। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन नहीं आता है, आर्गन आता है, फिर कार्बन आता है। 0.0036%। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रिन होता है। उसमें एलिथ्रिन, मच्छर भगाने के लिए एलिथ्रिन का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। 106 का। और फिर क्या है आंसर इसका? 2 और ऑप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट होते हैं ना, उसी से जल की कठोरता आती है, जिसको हार्ड वाटर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 107 नंबर पर। हास्य गैस कौन सा है? लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। सूची को मिलाना है। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र से क्या होगा? पराबैंगनी किरण को मैच कर दो। वैश्विक तापन से किस में होता है? तो ओजोन छिद्र, मैच करना। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापते हैं। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण के। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। बी आंसर होना चाहिए। बी आंसर दिया है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ये 201। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, डार्विन ने लिखा है इसको। ओके, डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे पर। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? किसका, ये पूछा है। इंसुलिन जो होता है वो किसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय को नियंत्रित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। इसको जरूर याद रखना। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ये बार बार पूछा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तीसरा है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सा? पेंसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडाइनीज। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से पेंसिलिन, सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक हैं, यानी कि इसका 2 आंसर हो जाएगा। सल्फाडाइजीज और पेंसिलिन 2 इसके कौन कौन से हैं? ये एंटीबायोटिक हैं। ये 2017 में 63वीं बीपीएससी में पूछा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत बोल रहा है। गेहूं, जौ, मक्का, चावल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चावल दिया है। सबसे मुख्यतः पूछा है, मुख्यतः। ओके, वैसे मक्का में भी पाया जाता है। ओके, तो चौथा का क्या आंसर हो जाएगा? सी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। उपयुक्त विकल्पों में चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है।
कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो पांचवा क्या आंसर हो जाएगा? कीटों को वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है वही कीट संवर्धन में आता है, जिसमें हम केचुए जैसे कीट को वृद्धि करते हैं, है ना, जो किसान का जिनको मित्र कहा जाता है। जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। 7 नंबर है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों का किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड जिसका कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? पराध्वनि तरंगें। अल्ट्रासाउंड का हिंदी क्या होता है? पराध्वनि। साउंड 2 तरीके के होते हैं, एक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना। तो 20 हर्ट्ज से कम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जिसको हम सुन नहीं सकते। ये मेन रेंज होता है इंसान जिसको सुन सकता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं, 20,000 हर्ट्ज इंसान सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। ओके, अब 20 हर्ट्ज से कम वाले को बोलते हैं सबसोनिक। ठीक ना, इसको ज़रूर याद रखना। अल्ट्रासोनिक के बहुत सारे यूज होते हैं, उनमें से एक है कि अल्ट्रासाउंड करना। निम्न से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेब सच्चा फल नहीं है। ये सुन के तो मैं भी बहुत चौंका था कि बचपन से हम जिसको फल मानते वो फल ही नहीं है। जब एक फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू और नाशपाती, इनको फल नहीं माना जाता है। ठीक ना। लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग इसके शुष्क पुष्प की कली होती है। पुष्प की जो कली आती है ना फूल खिलने से पहले, वही वाला भाग लौंग होता है। ओके, लौंग को यूजीनियाई कैरियोफाइलेट नामक एक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से निकाला जाता है। लौंग एक मसाला है, पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। 2020 के प्री का ये क्वेश्चन है और इसका यूज़ तो पता ही है, दांत के दर्द वगैरह सब में। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि बताओ इसका आंसर। 11 क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें नोड और एंटी नोड्स होते हैं अदरक में, इसलिए इसको तना माना जाता है, जड़ नहीं माना जाता है अदरक को। समझ रहे हो ना। नोड्स और इंटर नोड्स का उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएँ पाई जाती था, यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष और एक बीज। पादप जो होता है, पादप कली, वो क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो ये एक भ्रूणीय टहनी होती है जिससे वंश आगे बढ़ सकता है। किसी भी चीज़ में जो कली होती है उसी में तो फिर बीज भी निकलते हैं ना, मैक्सिमम टाइम पर फूल बनता है फिर बीज बन जाता है ना। तो ये भ्रूणीय टहनी होती है, एक्चुअली में क्या होती है? टहनी। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा टिपिकल होता है और VBI टाइप का होता है, इसको ज़रूर याद कर लेना। 2 बार वीडियो देखोगे तो 122-20 करीब में क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा 2 बार देखने में कभी भी, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हेलोफाइट। जैसे जो सुंदरी वृक्ष होते हैं जो उगते हैं, मैंग्रोव्स वन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। लवन मृदोभिद, लवन के मृदा को उगने वाला वृक्ष होता है लवन मृदोभिद। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? EEG। जैसे ECG होता है वैसे ही EEG होता है। मेडिकल साइंस में सब टर्मिनोलॉजी यूज होता है। इन उपकरणों को आपको पता होना चाहिए। हर साल BPSC में 1 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है इससे। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D। EEG का उपयोग मस्तिष्क के अध्ययन में किया जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन में, किसके में? ब्रेन में। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है कौन सा? मांसपेशियों के दर्द के उपचार में कौन सा विकिरण उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, UV, एक्सरे। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है मांसपेशियों के दर्द के लिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? अनुकूलता, उत्परिवर्तन, सहभागिता, बहुगुण सूत्रता। अत्यधिक विविधता, विविधता क्या होती है जीवों के अंदर? जीवों में कौन सी विविधता होती है? एक ही कुत्ता का अलग अलग ब्रीड हो सकते हैं, तो इसी को जीव के अंदर विविधता कहा जाता है। अगर इकोलॉजी पढ़ा होगा तो अल्फा टाइप, बीटा टाइप, गामा टाइप की जो विविधता होती है उसी की बात कर रहा है। तो 16 का क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा विविधता होती है।
वैज्ञानिकों का समूह जिसने प्राकृतवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसने नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन को उपनाम नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नव डार्विनवाद है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत सारे लोगों ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है, उन्हीं में से मेंडल महोदय ने जो दिया उसका पूछ रहा है आपसे किस पर आधारित है? कायिक जनन, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन उपयुक्त सभी। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत। डीएनए की खोज किसने की थी? अब इस क्वेश्चन का बड़ा विवादित रहता है, तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ई दिया है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। जो उसका हेलिक्स संरचना होता है ना डीएनए का, उसको पेश किया था इन वैज्ञानिकों ने। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। तो फ्रेडरिक मिस्चर है क्या ऑप्शन में? एक में भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित से कौन सा एक उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, RNA, DNA। क्या पूछा है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में, जेनेटिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए हमेशा DNA जिम्मेवार होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो 20 का आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में और यकृत में ऊर्जा जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बस वही ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है कोई भी चीज़ जो एक सरल शर्करा है, और यह आवेशित होकर रक्त के विभिन्न अंगों उत्तम पहुंच जाती है और वहां पर ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% के करीब में पानी होता है। जो आपका ड्राई वेट निकाला जाता है, देखा होगा कभी, जो शुष्क भार हम लोग निकालते हैं इकोलॉजी वगैरह सब के लिए, तो शुष्क भार में क्या होता है? किसी मनुष्य का अगर 100 किलो वजन है तो हम उसका वजन क्या बोलेंगे? 30 किलोग्राम होता है। उसके शरीर से जो भी पानी के अंश होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो शुष्क भार में पानी ही निकालते हैं। 70% के करीब में हमारे शरीर में 2/3 पानी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, ये हर साल ही पूछता है। हर साल ही पूछता है मतलब हर साल पूछता है। तो इसका 22 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाता है, शरीर में खून का थक्का बनाता है। और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी मतलब एंटी हेमोस्थेरेजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। जिसका रक्त नहीं रुकेगा उसका ऑपरेशन कैसे होगा? 23 है, निम्नलिखित कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में, जो पॉइजन के विरुद्ध पॉइजन का काम करता है। तो विटामिन के ही है जिसका काम किया जाता है। प्रतिस्कंदक विषों की प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट्स के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी कहते हैं और इसकी कमी से व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता है। 24 नंबर पर पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन D2 को कहते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल। ओके, D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल, जबकि विटामिन D3 को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी और मांस, मछली, तेल इन सब में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स योग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है। रोग और विटामिन जरूर याद करके जाना, हर साल 2-3 क्वेश्चन टकराते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। और विटामिन से संबंधित पूरा का पूरा जो घटना चक्र साइंस में जितने MCQ होते हैं 150-200 विटामिन से संबंधित, उसको कंप्लीट करवाया मैंने चैनल पर। घटना चक्र जो आती है साइंस के MCQ बुक, जितने उसमें साइंस के बुक हैं, उसे पूरा का पूरा बायोलॉजी हमने कंप्लीट किया हुआ चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं। ओके, मेरे पहले वाले वीडियो वही सब हैं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोप्थैलेमिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबैलेमिन, रक्त अल्पता,
ऑर्गेनिक कैल्सिफेरॉल रेकेटस, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो बी गलत है। टोकोफेरॉल बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको पढ़ लेते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबैलामिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन, B1 का क्या नाम होता है? थायमिन नाम होता है विटामिन B1 का। क्या नाम होता है? थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। टोकोफेरॉल किसका नाम है? विटामिन ई का नाम है। निम्नलिखित किस युग में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 के आगे संतरा लिखा हुआ है, विटामिन डी के सामने क्या लिखा हुआ है? यकृत, कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ई दिया है आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि सूर्य के प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है, यद्यपि इसमें तो थोड़ा सा, लेकिन इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई होगा। इनमें से कोई सा भी नहीं सही होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा होता है? तो वो विटामिन B12 कहलाता है। कोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन जो इसको बोलते हैं। ओके, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ग्रोथ के लिए। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की जो संरचना होती है वो गड़बड़ हो जाती है ना। फिजियोलॉजी जो होती है वो कार्य की जिसको कहा जाता है वो गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, इसका संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर के करीब में ब्लड होते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ऊतक टिश्यू है एक, रक्त पता होगा आपको। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। तो 70 किलोग्राम का अगर वयस्क मनुष्य होगा तो उसमें 5 से 6 लीटर क्या रहता है? तो रक्त की मात्रा रहती है। आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश के रूप में भी संगत होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा है तो RH कारक जो होता है ना, RH फैक्टर, ये हमेशा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन को मैं पढ़ ही देता हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा, हो सकता है नहीं समझ में आए, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक होता है। RH कारक का सबसे पहली बार जो इसका शोध किया गया तो बंदर पर इसको अपनाया गया था, है ना। तो क्या होता है? RH कारक की खोज लैंड स्टीमर और विनर ने रीसस बंदर के रक्त में किया था। RH फैक्टर की आवश्यकता जरूर, मैच जरूर होना चाहिए। पहले क्या होता था, सीधे कोई भी ब्लड किसी को चढ़ा देता था, अगर सूट करता था बाई चांस तो आदमी जीवित रह जाता था, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो RH फैक्टर की जब से खोज हुई तभी से अलग अलग चीज़ों पर जाँच करके किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है। हो सकता है कि मैच ना करे। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसका पूछ रहा है। स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एममीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं। औसत कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए औसत, है ना। इसमें जो पहला है 120 क्या कहलाता है? इसको प्रकुचन दाब कहते हैं। 80 क्या कहलाता है? तो ये प्रसारण दाब कहलाता है। 120/80 जिनका भी होता है, नॉर्मल हम लोगों का वही होता है, तो ये नॉर्मल रक्तदाब कहलाता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह हो जाता है वृक्क से? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1200 सीसी करीब में वृक्क से रक्त प्रवाह हो जाता है 1 मिनट में। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य है रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के बाहर से बाहर निकालना। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। समझ रहे हो ना। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। 33 का डी हो जाएगा आंसर। 34 में कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। बाकी RNA, इन्वेंट्रेजर और एस्कॉर्बिक एसिड तो पता ही होगा आपको। इंसुलिन एक हार्मोन भी होता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? पता होगा, पुरुष और महिला सेक्स हार्मोन होते हैं अलग अलग। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, और क्या दिया है इसका आंसर?
और दो और ऑप्शन होगा इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा होता है महिलाओं के लिए सेक्स हार्मोन? महिलाओं के लिए होता है एस्ट्रोजन, जिसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन कहते हैं। महिलाओं के सेक्स हार्मोन यही होता है। पढ़ देता हूँ मैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं के थीका इंटरना के कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक रहता है। जब से यौवन आरंभ होता है, मतलब 15-16 साल से लेकर और करीब 45 से 52 साल तक करीब रहता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जिसमें स्तनों या दुर्ग ग्रंथियों, गर्भाशय या योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, के विकास में सहायक होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन। जरूर याद रखना क्योंकि पूछता है ये। निम्नलिखित कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव में मदद करता है। बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण होते हैं, दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों का गर्भाशय और इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तन की पेशियों को सिकोड़ कर और बढ़ाने का काम करता है। दुग्धपालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए भी कृत्रिम ऑक्सीटोन इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहा जाता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, इसके कई सारे लोग सिरिंज यूज करते हैं गाय मवेशियों से ज़्यादा दूध लेने के लिए, तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनिल, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो आपको पता होगा किसकी कमी से वो होती है थायराइड बीमारी? आयोडीन की कमी से। तो थायरोक्सिन आयोडाइड कुछ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सी हो जाएगा एक्शन। थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन या थायरोप्टेरिन, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड के थायरोट्रोफ कोशिका करती है, शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, गॉइटर जिसको बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, हमारे मस्तिष्क में होती है ये, किडनी में, मस्तिष्क में। तो कहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? हमारे मस्तिष्क में होती है, पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सीसोम में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 39 का, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो आपको पता होगा O2 और O2 ही होता है मेन, O2 और ऊर्जा ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? O2 होता है। O2 ऑक्सीजन तभी तो मिलता है ना। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद होता है, देखो यहाँ पर C6H12O6 + 6H2 और O2, जल भी मिलता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पेरोक्सीसोम में। तो इसका 41 का क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। ATP ऊर्जा होता है, हमारे शरीर में भी ये चीज़ काम करता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है कोशिका का माइट्रोकॉन्ड्रिया को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज जो होता है उसमें मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। 44 निम्नलिखित कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि क्विनोन, क्लोरोमफेनिकॉल, सल्फागुआंडीन, एस्प्रिन। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। पढ़ देता हूँ कि क्लोरोफेनिकोलॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआडीन एक प्रकार का सल्फानोमाइड प्रतिजैविक है जो जीवधारी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हैं। सल्फानोमाइड प्रतिजैविक विधि है और ये भी है क्लोरोफेनिकोल। ओके। 45 है कि टाइफाइड तथा कॉलरा एक विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जनजन्य रोगों के, जलजन्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? जल जनित रोग हैं टाइफाइड और कॉलरा। अगला है 46 मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता जो होती है फूड पॉइजन के कारण। तो 46 का हो जाएगा डी, यकृत प्रभावित हो जाता है, लीवर जिसको कहते हैं वो। ओके।
अगला पर चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो इसका आंसर दिया है ई। इसको मैं पढ़ देता हूँ, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहा जाता है, वही होती है। प्रतिरक्षा का काम करती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, हमारे शरीर को बचा के रखती है। तो प्लीहा और थाइमस ग्रंथि होगा, ओके। अस्थि मज्जा भी होगा, तो इसका आंसर ई दे दिया है। ओकोन जीन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्रज्वार से। तो 48 का क्या हो जाएगा, कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन। ओंकोजीन का सामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। ल्यूकेमिया जिसको रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर कहा जाता है, उसके रोकथाम में एक रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा है। तो उसका ई दिया है ऑप्शन, पढ़ लेते हैं इसको कौन कौन से इसके होते हैं। रेडियो फॉस्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग दोनों किया जाता है, यानी कि फॉस्फोरस P32 और कोबाल्ट दोनों का, कोबाल्ट तो किया जाता था और फॉस्फोरस भी किया जाता है, ओके। तीव्रता एवं प्रयुक्तता का आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तंबाकू, अल्कोहल, उसके बाद आयनीय विकिरण। तो आयनीय विकिरण जो है वो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है। प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिवर्धन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया जो होती है वही परिवर्धन होता है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है, यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली के स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस का आपने नाम सुना होगा, तो 52 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क में होता है ये। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। 53 का भी सी ही आंसर हो जाएगा। 54 है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। जीन के सम्मिश्रण बेल्डिंग से, क्रोमोजोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। 54 का और दिया है क्या, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों जो थे, यानी कि क्रोमोजोम्स के सफलिंग, जीन के मिश्रण और जीन के सम्मिश्रण, इन तीनों से आनुवांशिक विचरण होता है। जीन जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है उसी की बात कर रहा है। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था, मतलब बनाया था किसने सबसे पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर कोर्नबर्ग ने बनाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्विड कार्लसन को दिया गया था। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, कौन सा होता है सबसे छोटा जीव, तो होता है माइक्रोप्लाज्मा जिसको कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। तो कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता ये पूछ रहा है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा, विषाणु, वायरस, ओके। वायरस कभी भी किसी मृत चीज़ में उपस्थित नहीं हो सकता, जो चीज़ जीवित होगा उसी में वायरस हमेशा उपस्थित होता है। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के किस कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। किसके लिए कार्य करते हैं ये आवाहन, तो ये काम करती है HIV एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पर, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। जीवाणु की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग, लैम्बल, ल्यूवेनहुक, टेमिन। तो किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक ने किया था बैक्टीरिया की खोज 1676 ईस्वी में। अगला है कि 63 नंबर, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आप आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदल दिया जाता है वो कौन सा है। बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट होते हैं, जैसा चीज़ जो खुद ब खुद आपके पर्यावरण में विलीन हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु, प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ, तो किसकी मदद से उसको बदलते हैं हम। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया की मदद से उसको हम संवर्धित कर सकते हैं।
ओके, उपयोगी पदार्थ में इसको बदला जा सकता है। कणीय तत्व क्या है? पार्टिकल के आधार पर ठोस, अपशिष्ट, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो कणीय तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक होते हैं। जो PM 2.5 सुनते होंगे आप या PM 10 सुनते हो, वो यही है, पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहा है कणीय तत्व। संवहनीय, वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी के लिए हमेशा जाइलम का यूज होता है और फ्लोएम का यूज होता है फूड जाने के लिए। फूड के लिए फ्लोएम और पानी के लिए जाइलम का यूज किया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो लगभग में 36.9 डिग्री के आसपास। फ़ारेनहाइट पर 98.4 होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त समूह क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है O। ओके, 67 का C हो जाएगा। 68 नंबर पर आगे हम लोग, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? AB है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। किसी भी रक्त समूह का ब्लड इसको चढ़ाया जा सकता है। और O होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। 65वीं BPSC 2019 में पूछा था। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुकी रज्जु में, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 31 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हो सकते हैं? तो आपके मुंह में कम से कम 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित हो सकते हैं, एक बार टूटने के बाद फिर से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो लगभग में 28 अस्थियां होती हैं हमारे खोपड़ी में। शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा आप लोग, ओके, अपने अपने ग्रुप में जहाँ भी हो। कपाल में 8 होती हैं, मुख में 14 होती है, कंठिका में 1 होता है, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। और जो BPSC के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप चैनल को प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पर करंट अफेयर भी बहुत सारा मिल जाएगा। जनवरी से करंट अफेयर के बाद जो भी वीडियो है ना, उनको रिवाइज ज़रूर करके जाना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है उस जनवरी से पहले का भी पूछ ले आपको, है ना। तो करंट अफेयर का इस बार तो कोई ठिकाना है नहीं, लोग मैक्सिमम अक्टूबर से पढ़ रहे हैं। अक्टूबर से आपको जून जुलाई तक पढ़ना है। अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है, मैक्सिमम चांस है अगस्त में एग्ज़ाम होने का, इसलिए पढ़ना ज़रूर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। पैर की हड्डी किस तरह का क्वेश्चन था। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग में उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 206 के लगभग में होती है 20 वर्ष की आयु में। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निक्टेटिंग पारद, कर्णपाली की कर्णव मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दंतक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका क्या हो जाएगा? जो आपके दांत होते हैं सामने के, वो क्या है? वो अवशेषी अंग नहीं। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिसका शरीर में कोई काम खास है नहीं। जैसे आपके कान का जो बाहर का भाग निकला, उसका क्या काम है बताना जरा। जीवधारियों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कर्णपाली के कर्णाभ मांसपेशियां, इनका कोई काम है नहीं। जीवधारियों में अकारकीय, जिसका कोई काम ना हो। शारीरिक अध्ययन से हमें अवशेषी अंग के बारे में पता होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वजों की क्रियाशीलता अंग के समझात दर्शाया जाता है। पहले का अंग हो सकता है, पहले मनुष्य जो थे इनका उपयोग करते हों, लेकिन आज कोई उपयोग नहीं है इनका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो एंजाइम होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ। 77 विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन C होता है, जो आपके स्किन वगैरह के लिए बहुत फायदाकारक होता है। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो दूध में विटामिन C नहीं हो सकता। 78 का C हो जाएगा आंसर। 79 विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? सबको पता होगा, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। इनुलिन क्या है? इलुलिन एक डहेलियों के जड़ों से मिलता है, प्राप्त होता है। इलुलिन पढ़ देता हूँ मैं इसको। इलुलिन एक पॉलीसेक्रेटाइड है जो डहेलिया के जड़ में पाया जाता है। डहेलिया के जड़ में 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल होता है। सेल में 80% के लगभग में जल ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 82 पर आगे। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो क्या पूछ रहा है? 3.5 अरब वर्ष पहले इन सब का आ चुके थे, ये सब पृथ्वी पर आ चुके थे। साइनोबैक्टीरिया व नील हरित शैवाल का 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है पृथ्वी पर। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया हमेशा योनि के मार्ग में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नान मनुष्य,
और निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य, तो इसका हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य होता है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक वरण होता है विकास का मुख्य कारक। 86 है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटाजिज्म, कॉमलिज्म या कन्वर्सन। तो क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म ही तो कहते हैं ना। जो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? बी ही हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म ही कहा जाता है इनको, है ना। दोनों एक दूसरे को, शैवाल और कवक जो होते हैं, एक दूसरे को सहपोषी कहा जाता है इसको, है ना। सही शब्द हिंदी में यही होता है शायद। ओके, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे। जैसे शैवाल है वो क्या करता है, कवक जो है वो एक को घर पहुंचाता है, तो वो उस बदले में उसको भोजन पहुंचाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में, सेरेबम में, सेरेबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस सेल में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, कशेरुक रज्जु में उपस्थित होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। 88 है विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, यही है विकास का कारण। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है कहाँ पर? तो इन दोनों में, बीजों में और तनाकाट से, इन दोनों में। ओके, 90 नंबर पहुँच गए हम लोग। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहा जाता है परासरण। जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा वे श्वास नहीं ले पाती। उनका जो गलफर होता है वो पानी में सांस लेने के लिए बनाया गया होता है, इसलिए वो मिट्टी पर, ज़मीन पर सांस नहीं ले पाती हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो उसके गंध से पहचानते हैं। पूरे कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे गंध से। 94 पर कर लिया हमने, 95 नंबर पर चलते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में हमेशा लोहा होती है। ग्लोबिन जहाँ भी आ जाए, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन सब में लोहा जरूर होता है। रक्त में जैसे हीमोग्लोबिन होता है, इसमें भी लोहा का अंश पाया जाता है, आयरन। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको डायलिसिस कहा जाता है। 96 का ए हो जाएगा। 97 निम्न से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, इसीलिए बाहरी रूप से इंसुलिन देना पड़ता है डायबिटीज पेशेंट को। एड्स निम्न कारकों से किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है विषाणु के कारण। 98 का सी हो जाएगा। 99 HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स होता है HIV वायरस के द्वारा। ह्यूमन इनडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा होने वाला रोग एड्स है। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल X क्रोमोसोम्स होता है, इसी कारण से वो वर्णांधता से पुरुष ज़्यादा ग्रसित होते हैं। 101 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन जो एंटीपायरेटिक होता है, ये एक पेड़ से मिलती है। 103 नंबर है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे आप? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन वाले उर्वरक का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाएगा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। 104 का बी होना चाहिए आंसर। देखते हैं, मैग्नीशियम ही पाया जाता है। ओके, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ओके, इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और पानी मिलता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कीड़ा खाने वाले पौधे, वो जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खा जाते हैं। 106 का सी हो जाएगा। 67वीं BPSC का क्वेश्चन था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पौधों के जीवन चक्र की दृष्टि से। 108 है कि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो पौधों को आकार देने में भी तो मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, भोजन के भंडारण। 108 का मैं पढ़ देता हूँ, इसका आंसर ई दिया है।
पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन, पोषक तत्वों के जल के वितरण के भोजन, पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है, वितरण और भंडारण दोनों में। यह पौधे के पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा सही होंगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? तो सिकोआ। सिकोआ है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया है, जो सबसे छोटा जीव होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है इसको। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है। जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर वो वेजिटेरियन है तो सोयाबीन खा सकते हैं, या मूंगफली वगैरह भी खा सकते हो। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट के जो प्रवर्धन करते हैं, बीच में पेड़ को काट के दूसरे के जड़ लगा देना, किसके लिए किया जाता है? कपास के लिए। तना काट गन्ना के लिए, गन्ना के लिए किया जाता है ना। गन्ना में जब हम लगाते हैं, देखा होगा खेत में, तो तना काट काट के ही तो लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, हम लोग करते थे। 112 113 संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो उसको कहा जाता है रेफ्लेसिया कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। ओके, 113 पहुंच गए, 120 बाईस तक जाना है। 114 पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना किसका आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए, जीन का संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया था 1968 में नोबेल पुरस्कार से। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोपेरिक्स क्या है? तो ये एक है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ओके, आर्कियोपेरिक्स पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए जाते हैं किस में? तो सॉरी, बड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। अस्तनी में वर्गीकृत किया जाते हैं डॉल्फिन को, अस्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 118 पहुंच गए हम लोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें तो ये रोग है क्षय रोग, टीबी। 5 लाख भारतीय। रात के समय यह सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं। ये सब बकवास होता है। रात के समय पेड़ के अगर ऐसा कुछ होता तो सारे पेड़ को काट देते। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ये भी गलत है। देखो, आपके बगल में जो आदमी सोया है वो क्या ऑक्सीजन छोड़ रहा है क्या? नहीं, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ रहा है ना। आंसर इसका सी दिया है। सी को याद रखना, बराबर पूछता है ये, लेकिन साइंटिफिक रूप से ये गलत होता है। निम्न से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज को कहा जाता है, ए आंसर हो जाएगा। शर्कराओं में सबसे मीठी है कौन सी? तो फ्रुक्टोज होती है शर्कराओं में सबसे मीठी। 121 नंबर पर हम लोग पहुंच गए। 122 है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पीछे का भाग जो होता है वो कड़वाहट के लिए होता है। ओके, मानव जीव का अग्र भाग जो होता है आपके जीव का, वो मीठे, और पार्श्व भाग कड़वे, और पार्श्व किनारे खट्टे के लिए होते हैं, और अग्र छोर किनारे नमकीन स्वाद के लिए होते हैं। ओके, मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा एक साग है, साग कहा जाता है उसको। 124 है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो फलियों में प्रोटीन होता है ना। 124 का बी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है जो भी होता है। 124 का आंसर दिया है बी, यानी कि फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये मददगार होते हैं, आपको पता ही है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो हार्मोन का नाम है TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली का आकार की ग्रंथि होती है। इनमें स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH कहलाता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। जो घेघा रोग होता है उसी की बात कर रहा है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो तब हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता पता होगा ना, तो वही होते हैं हम। तो 127 क्वेश्चंस थे इसमें। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, फीडबैक जरूर देना कमेंट करके। और साइंस भी कंप्लीट हो गया। पूर्वावलोकन हमारा जो घटना चक्र का है वो बुक पूरा का पूरा लगभग में कंप्लीट हो गया है। हाँ, बाकी है कुछ सेक्शन बाकी, इकोनॉमिक्स का सेक्शन बाकी है। बाकी इससे करंट अफेयर करना तो बेवकूफ़ी होगा। क्यों इससे करंट अफेयर कर बताओ? 2004-5 के कंप्यूटर करंट अफेयर पढ़ के क्या होगा तुम्हें? तो इससे हम लोग इकोनॉमिक्स अब कल परसों से शुरू कर देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, बाय।